मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। अभी सिर्फ एक महीना गुजरा है, मई के पहले हफ्ते की बात है, जब अमेरिका को यमन में वहाँ का जो समूह है जिसका 80% देश के हिस्सों पर अब शासन हो चुका है, अंसारुल्लाह जिसे हुती के नाम से भी जाना जाता है, उन हुतीज की दिल खोलकर तारीफ की थी। मौका था हुती के साथ अमेरिकी सेना के हुए समझौते का, क्योंकि उसके पहले लगभग 2 हफ्तों से भी ज़्यादा अमेरिकी वायुसेना ने यमन में ज़बरदस्त बमबारी की, उनके नागरिक इलाकों पर, उनके शहरों पर, जिसमें अनगिनत निहत्थे लोग जिनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनकी जान गई, उनकी संपत्ति नष्ट हुई, वो बेघर हुए। इसके बावजूद अमेरिकी वायुसेना की पूरी ताकत लगने के बावजूद और वहां मिसाइलें दागे जाने के बावजूद अमेरिका हुती को परास्त नहीं कर पाया और अंत में उनके साथ समझौता हुआ। समझौते के तहत ये तय हुआ कि जो हुती हैं अंसारुल्लाह, वे अमेरिकी जहाज़ों को जो लाल सागर का इलाका है वहाँ पर निशाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि हुती वैसे पहले भी अमेरिकी जहाज़ों को नहीं बनाना चाहते थे। वो तो उनका मकसद तो इजराइल का व्यापार रोकना था, इजरायली जहाज़ों को या जो जहाज़ इजराइल आ जा रहे हों उनको निशाना बनाना था। और क्योंकि उनका ये कहना था कि जब तक इजराइल गजा में मानव संहार जेनोसाइड नहीं रोकता है, तब तक वो इस तरह के प्रतिबंध उनके ऊपर नहीं रखेंगे। खैर, अमेरिका इजराइल तो चूंकि अमेरिका की ही चौकी है, आउटपोस्ट है, तो अमेरिका ट्रंप के आने के बाद और ज़्यादा आक्रामक रूप में वहाँ मौजूद हुआ है उस इलाके में, तो उसने इजराइल की तरफ से ही कहा जाएगा यमन पर बमबारी की पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो हुती को हरा नहीं पाए और अंत में समझौता हुआ। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ये कहा कि ये बहुत बहादुर लोग हैं और मैं इनकी बहादुरी की तारीफ करता हूँ, और इन्होंने हमसे अब वादा किया है कि अमेरिका के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे, और चूंकि वो बहादुर लोग हैं इसलिए मैं उनकी बात पर यकीन करता हूँ। तो सिर्फ 1 महीने पहले की बात है, या 1.25 महीने का कह लिया जाए। इजराइल पिछले 2.5 साल से लगातार गजा पर उसने आधुनिक युग का सबसे बड़ा मानव संहार किया है, इसमें तो अब कोई संदेह की बात नहीं है। अब जबकि उसके जो सहयोगी देश या सरपरस्त देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, कनाडा, ये भी अगर ये बातें कहने लगे हैं तो अब समझा जा सकता है कि वहाँ पर जुल्म, अमानवीयता, बर्बरता किस सीमा को, किस इंतहा को पार कर चुकी है। और लेकिन उनको वो हरा नहीं पाए, और अंत में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो उन्होंने उसी हमास के साथ सीधी बातचीत की, यानी उनके दूत ने बातचीत की, जिस हमास को अमेरिका और पूरी पश्चिमी दुनिया जो है आतंकवादी बताती रही है। यानी उनकी निगाह में जो एक आतंकवादी संगठन है, उससे उन्होंने युद्ध विराम के लिए बातचीत की। एक बार समझौता भी हुआ, एक बार जो लोग युद्ध के दरमियान कुछ अमेरिकी पकड़ लिए गए थे, उन अमेरिकियों की रिहाई के लिए भी समझौता। कहने का मतलब यह है कि 2.5 साल के लगातार बारबरिक हमलों के बावजूद इजराइल हमास का खात्मा नहीं कर पाया। ये बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि अब इजराइल और संभवतः उसकी तरफ से अमेरिका भी एक कहीं ज़्यादा बड़े युद्ध की तैयारी में जुटे हुए दिख रहे हैं। इस बार ईरान के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने की तैयारी। अब खुद अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि ये हमास जो है, जो लेबनान का हिजबुल्लाह है या हुती हैं, ये सब ईरान के प्रॉक्सी हैं, यानी ईरान ही इनको मदद देता है, ये सब ईरान के लिए काम करते हैं। तो उन प्रॉक्सीज को ये लोग मिलकर नहीं हरा पाए हैं अभी तक, लेकिन अब ये सीधे ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में है। बातें काफ़ी
खतरनाक मोड़ तक पहुंच गई हैं। कल ये खबर आई कि अमेरिका ने उस इलाके से जो अपने गैर जरूरी जो अमेरिकन लोग हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है। जो अमेरिकी सेना है उनके परिवार के लोग हैं, जो उनके राजनयिक अधिकारी हैं, उनके फैमिली के लोग हैं। और इसकी शुरुआत इराक से कल कर दी गई। इराक से अमेरिकियों को निकाला गया। बताया गया है कि ये अभियान पूरे जो पश्चिम एशिया का इलाका है, जो खासकर ईरान के आसपास है, जिसके बारे में ये आशंका है कि जब ईरान से युद्ध होगा तो वो इलाके प्रभावित होंगे, वहां से निकालने की तैयारी की गई है। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि उनका मकसद यह है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। वो उसका परमाणु हथियार बनाना इजराइल के लिए खतरा है, और चूंकि वो इजराइल के लिए खतरा है तो वो अमेरिका के लिए भी खतरा है। ईरान ने बार बार यही कहा है कि उसने जो वादा किया था 2015 में, ओबामा जब उस समय राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनके प्रशासन, उस समय अमेरिका और 5 अन्य देशों के साथ उसका जो समझौता हुआ था कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, उस वादे पर आज भी कायम है। वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि वो जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम का संवर्धन, एनरिचमेंट वो करने की क्षमता उसने हासिल की है, उस क्षमता को भी वो छोड़ दे, और उसके जितने न्यूक्लियर प्लांट हैं या जो उसके संवर्धित एनरिच्ड किया हुआ यूरेनियम है, उसको वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सौंप दे। ईरान ने कहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम का इन्रिचमेंट करना या परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना, ये उसका अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय, और ये अधिकार का इस्तेमाल दुनिया में बहुत से देश करते हैं जो सिर्फ परमाणु ऊर्जा के लिए परमाणु रिएक्टर लगाते हैं। दक्षिण कोरिया बहुत से देश है, और लेकिन जिन्होंने परमाणु बम नहीं बनाया है। जबकि एक आम समझ है कि इजराइल परमाणु बम बना चुका है, लेकिन खैर चूंकि वो तो इजराइल की ही, अमेरिका की ही चौकी है, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों को उस पर कोई एतराज होता नहीं है। तो खैर अभी ईरान का तो ये कहना है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, लेकिन इन देशों का कहना है कि जब एक बार क्षमता आ जाती है तो आप कभी भी यूरेनियम का इन्रिचमेंट जो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है, उससे उस उद्देश्य तक जिससे बम बन सकता है वहां तक आप ले जा सकते हैं, और इसलिए हम इस खतरे को नहीं होने देंगे। अमेरिका ने अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी वोंट अलाउ ईरान, कि हम ये उसको अनुमति नहीं देंगे। ईरान की इस पे ये प्रतिक्रिया आई कि आपसे अनुमति मांगने की हमें आवश्यकता क्या है? आपने जब परमाणु बम बनाया था तो क्या आपने किसी से अनुमति ली थी? या दुनिया में जिन देशों ने बनाया, आज दुनिया में माना जाता है कि 5 देश तो वैध रूप से, और 3 देश जिन्होंने बाद में बनाया, जो एनपीटी का पार्ट नहीं है, भारत है, पाकिस्तान है, और इजराइल के बारे में एक भ्रम बना रहता है, लेकिन इजराइल भी है जिसने परमाणु बम उन्होंने बाद में बनाया। तो इन देशों ने क्या किसी से इजाजत लेकर बनाई थी? तो ईरान का कहना है कि हमें भी कोई इजाजत, अगर बनाना होगा, ये हमारा फैसला होगा, हमको अपने हित में महसूस होगा, तो हम परमाणु बम बनाएंगे। लेकिन वैसे उसका ये कहना है कि हम परमाणु बम बना नहीं रहे। तो इस सवाल को लेकर जो है वो तनाव काफ़ी बढ़ गया है। वैसे जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो तो एक युद्ध उन्मादी हैं, और वो लगातार उनको युद्ध करने में ही अपना अस्तित्व नजर आता है, क्योंकि वो खुद इजराइल के लीडर्स, उनके विपक्ष के नेता कहते हैं कि जिस दिन ये लड़ाई खत्म होगी, नेतन्याहू ने जीवन में इतने भ्रष्टाचार किए हैं, इतने गैर कानूनी काम किए हैं कि वो जेल में नजर आएंगे। तो इसलिए उनका निहित स्वार्थ है कि लड़ाई चलती रहे, हमास के साथ चलती रहे। बीच में उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला, लेबनान के खिलाफ, और अब वो एक बड़ी लड़ाई चाहते हैं ताकि मामला इतना उलझा रहे कि ये बात उनके जो अपने देश के कानून के तहत जिसको विपक्ष अपराध बताता है, उसके ऊपर ध्यान लोगों का न जाए। और वो ये सब इसलिए कर पाते हैं, इसलिए संरक्षण उनको मिल पाता है क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका का हाथ रहा है।
पश्चिमी देशों का हाथ था। हालांकि जब अब उनके जुल्म की बहुत इंतहा हो गई है, वो हद से ज़्यादा हो गई है, तो अब पश्चिमी देशों में कुछ देशों का रुख बदला है, फ्रांस का, ब्रिटेन का, स्पेन का। और अब इसी रविवार फ्रांस और सऊदी अरब ने, सऊदी अरब भी अमेरिका का दोस्त है, संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा है जिस पर कि उस दिन चर्चा होगी और मतदान होगा, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनियों के स्वतंत्र राज्य के लिए का समर्थन किया जाए। यह बहुत आश्चर्यजनक है आज की स्थितियों में कि फ्रांस एक इस तरह का कदम उठाए और उसे कनाडा और स्पेन जैसे देशों का समर्थन मिले, सऊदी अरब का समर्थन मिले, लेकिन यह होने जा रहा है। अमेरिका इससे की वजह से इन देशों से भी नाराज है और उसने बल्कि अब तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलेआम चेतावनी दी है कि जो भी देश इसमें भाग लेगा, इस प्रक्रिया में और इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालेगा, उसे अमेरिका यह मानेगा कि उसने अमेरिकी हित के खिलाफ, अमेरिकी इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है। अब जब अमेरिका ऐसा कहता है तो उसका जो मतलब होता है सब पूरी दुनिया में उसको समझा जाता है। खैर, तो अमेरिका का जो यह रुख है, लेकिन सवाल है कि जो बात हम लोग यहाँ पर, जो मुद्दा आज हमारा है, पश्चिम एशिया में जो लड़ाई के हालात बन रहे हैं, हालात तो पहले से हैं, अब उसके और ज़्यादा बड़े दायरे में और ईरान के खिलाफ जाने के जो हालात बन रहे हैं, इनका परिणाम क्या होगा। ईरान कोई छोटी ताकत नहीं। एक तो ईरान बड़ी आबादी का देश है, बाकी अगर आप पश्चिम एशिया के देशों की आबादी देखें, कुछ देशों की आबादी तो लाख में है, कुछ की करोड़ में है, लेकिन वो 1-2 करोड़ है। ईरान पर यह बात लागू नहीं होती। ईरान का भौगोलिक इलाका बहुत बड़ा है, उसमें पहाड़ बहुत है। ये कहा जाता है कि उसने जो अपने परमाणु संयंत्र लगाए हैं वो ऐसे पहाड़ी इलाकों में या कुछ जगहों पर गुफाओं में लगाए गए हैं जिनके ऊपर बाहर से हमला करके उनको नष्ट करना संभव नहीं। इजराइल का जो योजना तो यही है कि वो उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। इजराइल को एक बार इसमें सफलता मिली थी जब उसने इराक पर अचानक हमला करके उसके एक परमाणु ठिकाने को नष्ट कर दिया था, लेकिन वो मॉडल बहुत पहले की बात है, वो दशकों गुजर गए। उसके बाद से दुनिया बहुत बदल चुकी है। तो खैर, अब स्थितियां ये हो गई हैं कि एक तरफ तो अमेरिका अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है, ब्रिटेन ने अपने जहाज़ों को चेतावनी दी है कि वो अरब सागर, ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य का जो इलाका है वहाँ से जाते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि वो इलाका लगातार वहाँ पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में ये आशंका जब जो गहराई है कि अमेरिका, शायद अमेरिका भी या इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा, तो इसके क्या परिणाम। ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया में अमेरिका का एक भी ठिकाना सुरक्षित नहीं बचेगा। जहाँ भी वो ठिकाने हैं उस पर निशाना साधा जाएगा और ईरान के पास ऐसा करने की क्षमता है। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उसके पास ड्रोन्स हैं, आधुनिक ड्रोन हैं। ईरान ने ऐसे ड्रोन तैयार किए हैं जिसकी मदद रूस ने ली यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई, और फिर रूस के साथ उसका एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जिसके तहत रूस प्रतिबद्ध है कि जब कभी उसके साथ लड़ाई होती है तो उसको साजो सामान, सैनिक जो सैन्य सामान है उसकी वो मदद। तो कुल मिलाकर अब, और ये कहने का मतलब ये है कि अगर लड़ाई होगी तो रूस का उसमें उलझना तय है। तो एक बहुत बड़े दायरे में ये लड़ाई जाएगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप सचमुच ये जोखिम उठाने जा रहे हैं? क्या वो इस बात को भूल गए हैं कि हमास को लगातार आतंकवादी कहने के बाद भी उसके बाद उनको बातचीत करनी पड़ी उससे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने इसके लिए अपने दूत स्टीव विटकॉफ को भेजा। विटकॉफ की सीधी बातचीत हमास के प्रतिनिधियों से। और फिर क्या वो भूल गए कि हूती पर जब उन्होंने बड़े जोर शोर से और बहुत बड़े उद्घोष के साथ उनको नष्ट करने के इरादे से उन्होंने कहा कि अब हूतियों को बचने नहीं दिया जाएगा, और थोड़े दिन बाद उन्होंने कहा कि ये तो बड़े बहादुर लोग हैं, इनको तो खत्म करना ही संभव नहीं। वो बहादुर लोग जिनके प्रॉक्सी हैं कहा जाता है ईरान, अब वो सीधे ईरान पर हमला करने का क्या जोखिम लेंगे, या इस काम में वो इजराइल की मदद करेंगे? अगर ऐसा करेंगे
तो जो आग की लपटें उठेंगी वो कहाँ तक पहुँचेंगी अभी आज अनुमान लगाना मुश्किल है, बल्कि ये जो स्थितियाँ हैं वो उलझते हुए सिर्फ संभव है पश्चिम एशिया तक सीमित ना रहें, इसका दायरा बहुत ही बड़ा हो जाए। तो अभी तो सिर्फ ये सारी आशंकाएं हम लोगों के सामने है, देखना है क्या होता है। बताया गया है कि इसी संडे को आने वाली 15 तारीख को स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप के दूत हैं उनकी आखिरी बातचीत ईरान के साथ होगी, जिसमें वो वही बातें रखेंगे कि आप परमाणु हथियार, जो बातें अभी हम लोग कर चुके हैं, और यह भी तय है कि ईरान उस पर राजी नहीं होगा। तो यही समझा जाता है कि उस बातचीत के बाद कभी भी इजराइल का हमला हो सकता है, देखते हैं। लेकिन ये जो जोखिम अमेरिका और इजराइल लेने जा रहे हैं उसमें ईरान को नुकसान होगा, लेकिन ये इन्हें भी बहुत भारी पड़ सकता है, जैसा कि यूक्रेन में पश्चिम का दाव उनको भारी पड़ा। गजा में ठीक है, गजा में इजराइल ने निर्दोष लोगों को 55,000 निर्दोष लोगों की हत्या की है। वो तो कोई बहादुरी का काम नहीं है, वो तो कायरता है। उसका जो मकसद था हमास को ख़त्म करना, वो आज तक पूरा नहीं। तो अमेरिका और इजराइल को ये दोनों बातें याद रखनी चाहिए। इसके बावजूद वो एक नई लड़ाई शुरू करते हैं, तो जैसा कि ईरान ने कहा है कि उनका स्वागत है। तो आज हम लोग आप यहीं तक अपनी बात रखेंगे, आगे इस संबंध में जो भी अपडेट होगा लेकर आएंगे। आज आप सबको